नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो क्या भारत मस्क के ग्रोक पर सेंसरशिप की तैयारी कर रहा है? औपचारिक रूप से भारत सरकार का कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ग्रोक ने खुद ये कहा है कि शायद संभवतः उसकी सामग्री, उसकी भाषा की जांच भारत सरकार कर रही है। हालांकि मस्क की कंपनी ने भारत सरकार को चुनौती दी और कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया है। इसी विषय पर हमारे कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के। चाहते हैं कि हम इन सवालों और तथ्यों को अपने दर्शकों के सामने रखें और इसके बाद आज के अपने खास मेहमानों के जरिए इन सवालों को, इन तथ्यों को खंगालने की कोशिश करें कि आखिर सच क्या है, और अगर ये सच नहीं है, झूठ है, तो फिर सरकार को इतनी चिंता क्यों है। और ये भारत सरकार ही नहीं बल्कि तमाम जो बुद्धिजीवी हैं और पॉलिटिशियन हैं, उनके भी आकर्षण का केंद्र कैसे बन गया है मात्र कुछ ही दिनों के भीतर। तो एक नजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दीजिए कि मस्क की कंपनी है एक्स और इसने भारत सरकार को चुनौती दी है कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करके। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है, असहमति पर नकेल कसने की भी बात हो रही है। आरोप लग रहे हैं सीधा सीधा भारत की केंद्र सरकार पर। एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दिया है और कहा है मुकदमा करके कि भारत सरकार अनावश्यक सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रही है। हवाला दिया गया है आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b यानी कि 79(3)(b को चुनौती दी है कि इस नियम के जरिए जो सरकारी अधिकारी हैं वो अनावश्यक सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का सीधा सीधा उल्लंघन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो वाकई जो एक्स कंपनी है, एलॉन मस्क की जो कंपनी है, उसका जो ये नया फीचर आया है एआई, जो इंटेलिजेंस है, जिसकी होड़ में जो है दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इस ग्रोक ने, मस्क के ग्रोक ने जो है भारत में एक सियासी हड़कंप ला दिया है और कुछ ही दिनों के भीतर ये लोकप्रिय विषय बन गया है। लोग इससे तमाम जो है अपनी शंकाएं, अपने सवाल पूछ रहे हैं और उसका जो उत्तर मिल रहा है वो सबको जो है अचंभित भी कर रहा है। हमारे साथ जो आज के मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र रॉय, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट भी हैं और लगातार पैनी नजर उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर बनी रहती है। हमारे साथ रूपा सोनी भी जुड़ रही हैं, साइबर इश्यूज एक्सपर्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं शुरुआत में सौमित्र सर आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से भारत की सरकार सतर्क हो गई है और ग्रोक ने उसकी सामग्री और उसकी भाषा पर कंट्रोल करने की कोशिश, कथित कोशिश, हालांकि औपचारिक रूप से भारत की सरकार ने सीधे सीधे कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुकदमा क्या कहता है? हाईकोर्ट में जो मुकदमा एक्स ने दायर किया है, भारत सरकार को चुनौती दी है, ये मुकदमा क्या कहता है? क्या मस्क ने पंगा ले लिया है मोदी सरकार से? ये पहली बार पंगा तो नहीं लिया है मस्क ने। इसके पहले 2022 में भी ये इसी कर्नाटक हाईकोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि भारत सरकार ने लगातार वो ट्वीट डिलीट करने का दबाव डाला है और उसके कारण से हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई जब तक आप गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे, तब तक आपको कोर्ट नहीं आना चाहिए जी। और 50 लाख का इसके ऊपर एक्स के ऊपर एक उस पे उन्होंने जो है फाइन लगा दिया था कि आप इस तरीके से फ्रिवलेस पिटीशन आप लोग दाखिल कर रहे हैं। जी। तो ये 2022 का मसला है, 2022 का मसला है। 2023 को फैसला आया था, अगस्त 2022 को उन्होंने पिटीशन दी थी। ये दूसरी बार है और इस बार उन्होंने 69A को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, उन्होंने 79(3)(b को लेकर ये ऑब्जेक्शन दिया है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब रेलवे, जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उस पे जब ये स्टैम्पीड हुआ था, आपको याद होगा, तो उस स्टैम्पीड के बाद में जिस तरीके से रेलवे ने ट्विटर को कहा, इंडियन रेलवे ने, ये आपका आईटी मिनिस्ट्री का कोई भी नहीं था, इसको इंडियन रेलवे ने इन्होंने कहा कि भाई स्टैम्पीड को लेके जो भी जो फेयर डिटेल्स है, जो बेसिकली कितने लोग मारे गए हैं, वीडियो है, ये कैसे स्टैम्पीड हुआ, उसमें रेलवे की क्या भूमिका रही, तो ये जो ट्वीट्स है, इन ट्वीट्स को आप हटा दीजिए। जी।
तो ये इन्होंने जो ऑर्डर है रेलवे मिनिस्ट्री ने ये दिया था कि आप सहयोग जो पोर्टल है, ये होम मिनिस्ट्री का एक साइबर क्राइम पोर्टल है जो पिछले साल लॉन्च हुआ था। तो ट्विटर को उसमें कहा गया था ऑर्डर में कि ट्विटर जो है सहयोग पोर्टल के साथ में जुड़ जाए जी। तो ये बेसिकली एक तरह से डिक्टेटरशिप है जिसको लेके ट्विटर ने ऑब्जेक्शन दिया है और कोर्ट में पिटीशन 793B पे उन्होंने ये ऑब्जेक्शन दिया है जी। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफी खराब स्थिति में हैं अभी, और उस बीच में मस्क ने ये जरूर कहा कि हम ये स्टारलिंक लेके आएंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम टेस्ला को लॉन्च करेंगे इंडिया में। तो एक बात थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही थी, इस बीच में ये कोर्ट का केस, ये झमेला हो गया जी 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 जी। तो कहीं ना कहीं जो डिक्टेटरशिप की बात आपने कही है और ये जो झमेला है, रूपा जी आप कानून के एंगल से, जो एक्स कंपनी है, एलन मस्क की जो कंपनी है, उसने जो अपने अपील में, याचिका में जो यहाँ पे तर्क पेश किए हैं भारत की सरकार के खिलाफ, उन तर्कों को आप कैसे देख पा रही? मैम मैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपका ध्यान लेकर जाऊंगी 66B की तरफ, 66A की तरफ, इनफैक्ट जो कि स्ट्राइक डाउन हो गया था, और उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट कोट करना चाहूंगी, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2015 का ये केस था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 66A में ये बोला जाता था कि जब भी कुछ एक मैं रोकूंगा रूपा जी को जी। वो 79A का मामला था, 66A का नहीं था, 79A का मामला था, और उस जी 66A only is unconstitutional. Please check it. Okay. I checked my data before speaking. जी, okay. कैरी ऑन रूपा जी। ये होता है कि अगर हम कुछ भी ऑफेंसिव मैसेज या लैंग्वेज या कुछ भी ऑफेंसिव भेजते हैं कंप्यूटर के जरिए या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस है उसके जरिए भेजते हैं, तो पुलिस हमको क्रिमिनलाइज कर सकती है। तो आपको याद होगा बाला साहब ठाकरे का केस था, और जब उनका डिमाइस हुआ था तो 2 छोटी लड़कियों ने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डाला था कि सब बंद नहीं होना चाहिए, तो दे वर बिहाइंड द बार्स जी। तो उनको बिहाइंड द बार्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात आती है इसमें, जो कि आर्टिकल 19(1) और 19(1)B की बात करूंगी मैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दिया है कि हम फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, एक्सप्रेशन है जी। और इसी 66A को, जो कि ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज करने के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, और 2015 के बाद हमको हक नहीं है कि हम उसको यूज करें क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा उस पे रोक लगा देता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जी। तो अभी मैं लिंक करूं आज के कंटेक्स्ट में ग्रॉक AI चैटबॉट, इट्स अ मशीन लैंग्वेज जी। इसमें एक डेटा डाला गया है और जो कि वो ट्रेनिंग डेटा पे चलता है, उसमें डेटा बहुत है, बुक्स का रेफरेंस भी वो देता है और हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उसके पास। और जैसे एलन मस्क बोलते हैं कि वो मैंने विटी बनाया है बहुत, इट्स बेस्ड ऑन सार्काज्म, सो इट्स अ मशीन, राइट जी। सो मशीन ऑलवेज इज टॉकिंग अबाउट ऑन अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जैसे उसमें काफी अभी हुआ था कि किसी ने कुछ बोला कि मेरे 10 म्यूचुअल्स बताइए एक्स पे, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मशीन ने उसको रिस्पॉन्स दिया, और जैसा कि उसने रिस्पॉन्स दिया वापस उसका जी। सो इंडिया जो है आउट ऑफ 33 कंट्रीज, इट्स ऑन अ 22 नंबर इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है कि हम यहाँ पे कैसे लोग एक्सप्रेस करते हैं या उनको कितना उन पे रोक लगाई जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जी। सो मुझे इसका ज्यादा ये ही दिखता है लीगल पॉइंट, लाइक देयर इज अनदर they tried to seize our freedom of speech and expression। तो यहाँ पर अगर कानूनी एंगल से इसको समझा जाए तो ग्रॉक ने या फिर एक्स ने जो चुनौती दी है भारत सरकार के
को नियमों को लेकर या फिर कानूनों के जो है अनावश्यक तरीके से सेंसरशिप के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर, तो क्या ग्रोक का तर्क जो है इतना मजबूत दिखता है कि हाई कोर्ट में जो है भारत सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, या फिर इसको और कैसे आप देख सकते हैं? क्योंकि अभी सीधे तौर पर कहा जाए तो भारत सरकार की तरफ से औपचारिक रूप से कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर सकती है सरकार। एक ब्रेक लेंगे इससे पहले कि इस मुद्दे को थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि क्या मस्क आसानी से मान जाएंगे, क्योंकि ग्रोक जो है उनका बहुत ही हाईली एम्बिशियस जो है प्रोजेक्ट है, बड़ा प्लान है, इसको लेकर वो काफ़ी आशान्वित भी हैं और वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लेकिन सीधी सीधी बात ये है कि अमेरिका में जो दूसरे सबसे पावरफुल शख्सियत है वो एलन मस्क बने हुए हैं, और अब उनकी जो कंपनी है एक्स, उसके जरिए जो है एक भारत में सियासी बवाल उठता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल ग्रोक से पूछे जा रहे हैं जो मोदी सरकार के लिए संकट का सबब भी बन सकता है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। एलन मस्क की कंपनी एक्स, और उसने चुनौती दी है मोदी सरकार के नियमों के, कानूनों के जो है गलत तरीके से इस्तेमाल की, और ये सीधा सीधा एक बड़ा सियासी संकट साबित हो सकता है मोदी सरकार के, जो कि पहले से ही तमाम सवालों से जूझती हुई दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियंत्रित सूचनाओं की कोशिशें सरकार की तरफ से इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, होती रही हैं, वो एक्स ग्रोक के जरिए धराशायी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ ही दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री तक पर जो बात सामने आई है, राहुल गांधी की डिग्री तक पर बात सामने आई है, सावरकर को लेकर जो बात सामने आई है, जो ग्रोक के जवाब है वो सरकार और सरकार की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है उसके समर्थन करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर रहा है। हमारे साथ सौमित्र रॉय लगातार जुड़े हुए। सौमित्र सर, मैं अगर राजनीतिक लिहाज से देखूं तो क्या मोदी सरकार के लिए मस्क की कंपनी से निपटना एक बड़ी चुनौती बन सकती है? क्योंकि मामला सिर्फ भारत से ही जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, और क्या मस्क मानेंगे दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर शख्सियत? बिल्कुल, ये बात सही है कि ये पॉलिटिकली काफी बड़ा झमेला है। ये कोई साधारण सी घटना नहीं है, क्योंकि ट्विटर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो कहा, पब्लिक जो प्रोसिक्यूट, ये जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा कर्नाटक हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट ने ट्विटर पर कोई भी दबाव नहीं डाला, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सहयोग जो पोर्टल है उससे जुड़ने के लिए ट्विटर पे कोई भी प्रेशर नहीं है, लेकिन जो लेटर गया है ट्विटर के पास में, ईमेल से जो लेटर गया है रेलवे मिनिस्ट्री का, उसमें बहुत साफ कहा गया है कि आपको सहयोग से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सहयोग जो पोर्टल है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं, और कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी ट्वीट को डाउन करने का ऑर्डर दे सकता है जी। तो ये जो कंटेंट है, ये जो ट्विटर का जो पूरा जो दलील है, वो दलील इसके खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी 2015 के जजमेंट में, लैंडमार्क जजमेंट था, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट या तो कोर्ट या फिर कोई एजेंसी, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके कहने पे ही वो कंटेंट हटाया जाएगा, और कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती जी। और उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत साफ हवाला दिया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो इंडिया में रहेगा ही नहीं। तो जो अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में जो ट्विटर गया है, वो उसी आर्गुमेंट के साथ में गया है कि ये 2015 के जजमेंट के बावजूद 23 साल बाद भी, आज भी 14 साल बाद, ये जो पूरा जो जिस तरीके से गवर्नमेंट बिहेव कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एक तरह से खिलाफ है जी। और ये अवमानना है। तो हम लोग तो बड़ी उम्मीद में हैं कि अगर कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा जजमेंट देता है तो कल को, क्योंकि हम लोग भी ये चैटबॉट यूज करते हैं, और ये चाहे वो ये चैट जीपीटी हो या फिर मेटा एआई हो या जेमिनी हो, हम लोग सब यूज करते हैं जी। तो मेरा अगर ये कहना है कि अगर ये जो चैटबॉट है
इनमें से डेटा हट जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डेटा नहीं है, तो हम डेटा कहाँ से लाएंगे? हम कोई भी इंफॉर्मेशन को हम ऑथेंटिसाइज कैसे करेंगे जी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ट्विटर चूंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आपका कोई भी ट्वीट वो अब यूएस में भी पढ़ा जा सकता है, फॉरेन में भी पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो ये पॉलिटिकली बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प और टैरिफ वाला जो पूरा मसला है वो अभी तक बातचीत के दौर में है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा डिफेंसिव है इस पूरे मसले पे, क्योंकि जो फर्स्ट हियरिंग हुई थी वो फर्स्ट हियरिंग में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी। 27 को फिर से हियरिंग है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ये कहे कि हम इस तरीके के वॉल्यूशन नहीं करेंगे या हमने कोई गलती की है या इस तरीके का कुछ भी वो कह सकती। पर ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब तक की जो कार्यशैली रही है, अगर मैं सूचनाओं पर नियंत्रण की ही बात करूं, तो ये पूरी कार्यशैली को ही जो है ध्वस्त करता हुआ दिख रहा है एक्स। सच और झूठ, रूपा जी, कानून कहता है कि सच अगर है तो फिर क्या उस पर लगाया जा सकता है कि अगर वो जो कंटेंट है, जो ज्वलनशील कंटेंट है, या उससे जो समाज में वैमनस्य पैदा हो सकता है या फिर भावनाएं भड़क सकती हैं, लेकिन अब तक के तमाम जितने भी इंस्टांसेस सामने आए हैं, क्या वो भावनाओं को भड़काने वाले या फिर जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले, या फिर अगर भाषा के है इस्तेमाल की मैं बात करूं तो ये तो ट्विटर पर पहले से ही, एक्स पर पहले से ही मौजूद है। तो ग्रोक के जरिए जो उत्तर मिल रहा है वो उसी डेटा का एनालिसिस करके उसी का जो है एक निर्णायक उत्तर बना के ग्रोक जो है प्रेजेंट कर रहा है। तो जो पहले ही क्राइम हो चुका है, ऐसा लग रहा है, अगर मैं समझ पा रही हूँ, तो जो क्राइम एक्स पर पहले ही हो चुका है, कथित रूप से क्राइम अगर वो हो चुका है, तो उसी को सरकार जो है अब जो है कंट्रोल करने की कोशिश करे। और उस सामग्री को हटाना कितना मुश्किल है, ये कितना चुनौती भरा है, क्योंकि तमाम आर्टिकल्स, तमाम लेख, तमाम न्यूज क्लिप्स, इनकी भरमार है। जी मैम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया डिस्कशन के लिए, क्योंकि जब एलन मस्क ने ये लॉन्च किया था ट्विटर लेकर और उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया था और फिर उसमें ये अपना ग्रॉक का लगाया था एआई का सॉफ्टवेयर, तो उसने जो भी ट्विटर का मींस एक्स का जो भी डेटा था, जितने भी वहां पे यूजर थे, उनका डेटा उठा लिया था विदाउट देयर कंसेंट। जी, तो ये बेसिक दैट्स अ रूट कॉज ऑफ कि इतना डेटा कहाँ से आ गया। और वो जो भी बोलते हैं कि ये ट्रूथ बेस्ड है, ट्रूथ सीकिंग एआई है मेरा, और इट्स बेस्ड ऑन द विट, सार्काज्म एंड फ्रेंडली रिप्लाईज। सो दैट्स अ रूट कॉज कि आपने इतना डेटा कैसे उठा लिया यूजर्स का विदाउट उनके कंसेंट। और जब ये दोनों का मर्जर हुआ था, सॉफ्टवेयर ये आया था ग्रॉक का एआई में, तो वहां पे एक छोटा सा बॉक्स आता था कि आपको ये इसके साथ चलना है या नहीं, मतलब वेरी लेस यूजर्स आर अवेयर अबाउट इट कि इसको हमें करना है कि नहीं करना, बट दे समहाउ क्लिक्ड इट और सम वर अवेयर एंड दैट वाज द थिंग, बट दे डिडंट टेक द कंसेंट ऑफ द यूजर। जी, दैट मेन पॉइंट। और मैम जो दूसरी बात आपने बोली है कि ये जो अभी चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या ये हमारे नेशन की सोवेरेनिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, इज इट अ थ्रेट? दो पॉलिटिकल पार्टीज का कंपैरिजन करना, इज इट अ थ्रेट टू नेशन? आई एम आस्किंग टू द व्यूअर्स। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अगर किसी विचारधारा से जुड़े हुए शख्सियत या फिर किसी विवाद से जुड़ी हुई कुछ छपे हुए लेखों या फिर किसी यूज़र के कमेंट के एनालाइज करके कुछ बातें रखी गई हैं, तो वो समाज में वैमनस्यता कैसे पैदा कर सकता है। एक नागपुर हिंसा को लेकर भी जो है कुछ सवालों के जो उत्तर सामने आए हैं। क्या ये तमाम वो विषय हैं जिस पर सरकार जो है सच को जो है फिल्टर तरीके से, कथित रूप से है, अब तक सामने लाने देने की कोशिशें करती दिखी है, लेकिन अब जो है ये सारी जो प्लानिंग है या फिर कोशिशें हैं, ये तमाम प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनके लिए भी तमाम मुश्किलें जो है पैदा करती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी बीजेपी है उसके लिए चुनौती कम नहीं है और आने वाले समय में ये चुनौती बढ़ भी सकती है। सौमित्र सर, मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इशारा हो रहा है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे कि मस्क क्या अब भारत में एक नई ही तरह की, बल्कि बड़ी तरह की जो है चुनौती पैदा करने वाले हैं अपने ग्रोक के जरिए, बल्कि करना शुरू कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।
फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मस्त ने खुली चुनौती भारत की सरकार, मोदी सरकार को दे दी है, क्योंकि हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है और जो तर्क पेश किए जा रहे हैं वो मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सेंसरशिप की बात हो रही है, आरोप लग रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और खुद भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन भारत सरकार अपने नियमों के जरिए करने की कोशिश कर रही है। सरकारी अधिकारियों के जरिए जो है उनकी सामग्री और भाषा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो कि सीधे सीधे खुद भारत के कानून का उल्लंघन है। हमारे साथ सौमित्र रॉय भी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सौमित्र सर, आपने शुरुआत में ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी उस मामले का जिक्र किया था और उस मामले से जुड़ी तमाम जो तस्वीरें थी उसको हटाने का जो निर्देश रेलवे मंत्रालय की तरफ से आया था। ये साफ साफ है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की गई थी और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो कानून के दरबार में, मतलब कोर्ट में भारत सरकार इसको मजबूती से रख पाए या कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो पक्ष है उसको कमजोर करती है। सौमित्र सर, तो क्या मस्त जो है कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसा दिख सकता है? नहीं, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि ट्विटर को अगर आप दो तरीके से देखें कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्रिटिसाइज को ही प्लेस करता है जी। वॉयलेंट स्पीचेस जो राइट विंग के जो लीडर्स हैं वो जो देते हैं वो भी, उसके भी वीडियोस होते हैं, उसके भी वो ट्वीट्स होते हैं, साथ में कुछ फेक न्यूज के भी ट्वीट्स होते हैं। जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ट्विटर सिर्फ हमारे जैसे क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को ही वो स्पेस देता है। तो ट्विटर एक बैलेंस प्लेटफॉर्म है। आप अगर आप कंपैरेटिवली फेसबुक को देखें तो फेसबुक में अगर आपने कुछ उस तरीके का जो कि कड़वा है, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा कड़वा सच है, वो अगर आपने लिख दिया तो आपको गालियां पड़ती हैं, और या फिर आपका जो अकाउंट है वो कुछ मतलब 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए वो बंद भी हो जाता है। जी। तो अच्छा, गवर्नमेंट ने एक और काम किया था इसके पहले कि भाई हम पीआईबी से इसका फैक्ट चेक करवाएंगे, और पीआईबी का फैक्ट चेक तो अभी तक शुरू नहीं हो पाया, और अगर ये गलत है, पीआईबी अगर कह देता है कि ये गलत है, तो फिर आपका ट्वीट या आपका जो पोस्ट है वो डाउन हो जाएगा। जी। लेकिन वो भी नहीं चला गवर्नमेंट के पास में। तो मेजर बात ये है कि अगर मैं ये लिखता हूं कि ठीक है, नागपुर का जो वायलेंस हुआ वहां पे 8 जो बीएचपी और बजरंग दल के 8 लोग भी अरेस्ट हुए, और साथ में मास्टरमाइंड कोई मुस्लिम था वो भी अरेस्ट हुआ। जी। अगर मैं ये लिखता हूं कि 8 लोग विद इन 24 आवर्स बेल पे छूट गए, 3,000 रुपए के बेल पे छूट गए, और जो मास्टरमाइंड है वो अभी जेल के अंदर है, जी। तो गवर्नमेंट को बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लग जाएगा? तो क्या इसमें वो ट्विटर पे दबाव डाल के वो पोस्ट हटा देंगे? पर ऐसे कितने पोस्ट हटाएंगे? क्योंकि ऐसे तो भारत की तमाम जो राज्यों में सरकारें हैं वो सब अपने अपने स्तर पर जो है कहीं ना कहीं सच और झूठ का खेल जो है करती हुई नजर आती है, और एक नियंत्रित कंट्रोल इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही बाहर आने दिया जाता है। और ये हम भारत में लंबे अरसे से देख रहे हैं, खासकर हम पत्रकार जो है इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि कितना फिल्टर्ड सूचना जो होती है वो जो हमारे नागरिक है उन तक पहुंच पा रही है, बल्कि पूरी सच्चाई जो है नहीं पहुंच पाती। हवाला ये दिया जाता है कि इससे सामाजिक वैमनस्यता जो है बढ़ जाती है। ऐसे में हम अपने भारतीय जो नागरिक हैं उनके विवेक पर भी सवाल उठाते हैं। तो इस दिशा में, भारत की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दिशा में, ग्रोक क्या कोई एक ब्लेसिंग बनकर आया है? आप क्या कहेंगे? क्या किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जी नहीं, ग्रोक तो देखिए एक एआई टूल है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। अगर आप चैट जीपीटी को देखेंगे तो चैट जो उसका जो पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो रेफरेंस बेस्ड है। वो आप अगर कोई भी सवाल पूछेंगे तो 4-5 रेफरेंस के साथ में वो अपनी बात कहेगा। हिस्ट्री पे कोई सवाल पूछेंगे तो कोई एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देगा। तो अब यहाँ तो कॉपी बुक से, मतलब एनसीईआरटी से ही या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही वो सारे रेफरेंस, जो हिस्ट्री के जो रेफरेंस है उसको हटाया जा रहा है। तो आप इंफॉर्मेशन देने की बजाय आप मिस इन्फॉर्मेशन को आप ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं अगर कोई अपनी
जो प्रतिक्रिया है वो ट्विटर पे देता हूँ जो कि गवर्नमेंट की अगेंस्ट है जी। तो मेरा ये गवर्नमेंट का ये राइट नहीं है कि वो मेरे ट्वीट को या मेरे जो एक्सप्रेशन है उसको डाउन कर दे या वो फोर्स करे ट्विटर की नहीं ये तो हमारे खिलाफ है या देश के खिलाफ है, ये देशद्रोह है या फिर ये वैमनस्यता बढ़ाने का मामला है तो उसको डाउन कर दीजिए। जी जी। तो ये लॉजिक नहीं चलता। अगर हम आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं तो आईटी एक्ट में 69A वाला जो पोर्शन है उसमें 2 चीजें बहुत साफ लिखी है। एक तो पब्लिक ऑर्डर, अगर वो पब्लिक ऑर्डर को वो डिस्टर्ब करता है या फिर वो गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर जो है अगर कोई सवाल उठाता है या उसको अगर हार्म करने की कोशिश करता है तो ये दोनों चीजों पे अगर वायलेशन है तो आप उसको हटा सकते हैं और ये 19A या 19B में भी यही बात है। तो गवर्नमेंट अगर उससे बाहर आके सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा है या हमारे खिलाफ बोल रहा है तब तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि आलोचना तो लोकतंत्र की आत्मा है। जी। तो हाँ, तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि आलोचना के बिना लोकतंत्र चलेगा नहीं तो फिर आप एक तरफा कैसे आप सोच के आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल। रूपा जी, मैं थोड़ा सा भारतीय कानून की जानकारी आपसे लेना चाहूँगी। अगर मैं एक्स और ग्रोक पर जो सामग्री है, कंटेंट है, सच को सच कहना और बिना किसी फिल्टर के, क्योंकि हम मशीन की बात कर रहे हैं, एक एआई जो है, एक कृत्रिम इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो कि जिसके पास भावनाएं नहीं है, वो तमाम जो अपने डेटा के आधार पर एनालाइज करके जो है फैक्ट्स सामने रख रही है, वो सच बोल रही है। तो क्या सच को भी भारतीय कानून के जरिए चैलेंज कर सकती है भारत की सरकार, और इसे ये बताते हुए, ये दावा करते हुए कि ये भारत में सामाजिक सौहार्द या फिर सद्भावना को बिगाड़ रहा है? ये जो आधार है ये कितना मजबूत माना जाएगा कोर्ट के भीतर? मैं यहाँ पे लेकर जाना चाहूंगी आपका ध्यान कि जिस हिसाब से एलन मस्क लेकर आए हैं ग्रॉक को इस टाइम पे, जैसे कि मेरे कलीग ने भी बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड अमेरिका इज क्वाइट इज नॉट एट अ गुड टर्म्स। अभी बहुत शेकी ग्राउंड्स पे बेस है वो रिलेशन, और ऐसे टाइम में जो ग्रॉक है वो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर वेडिंग कर रहा है, जैसे यहाँ अटैक कर रहा है या कुछ भी डेटा आ रहा है उसमें। सो इट्स अ हाई टाइम कि वो इनिशियल स्टेजेस पे क्या प्रोड्यूस करता है कि सोनिया गांधी जी बार में डांस करती थी, नहीं, लाइक ऑल दोस थिंग्स, देयर आर लॉट मेनी अदर आल्सो, एंड like why this AI is based on that training जो प्रोग्राम है उसका, वो उसमें ऐसा सब कुछ डाला गया है जी। और उन्होंने ऐसे अपने तर्क दिए हैं कि मैंने ये बहुत फ्रेंडली बनाया है, सार्काज्म पे बेस्ड है, ट्रूथ सीकिंग फैक्ट्स पे बेस्ड है, मींस व्हाटएवर जो भी वो देना चाहते हैं, बट वी नीड टू सी लाइक क्यों ऐसा ही क्यों बनाया गया है, वेयर यू नो द पर्टिकुलर सिचुएशन कैन बी थ्रेटन्ड टू द सोवेरेनिटी एंड द प्राइवेसी एंड सेफ्टी ऑफ द नेशन, वन थिंग। अनदर थिंग दैट जो आपने बोला कि ऐसा कोई एक्ट है हमारे पास जहाँ पे हम डेटा की प्राइवेसी की बात करें, तो हमारे पास डीपी एक्ट है which is 2023 में जो हमने करा था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है जो हमारा डेटा को प्रोटेक्ट करता है यूजर का, और उसको लॉफुली हम कैसे सेव रख सकते हैं। तो उसमें जब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर मैं रोक रही हूँ रूपा जी, डेटा को प्रोटेक्ट करने की चिंता तो सरकार को नजर नहीं आ रही है। सरकार की सिर्फ चिंता ये है कि ये जो कंटेंट है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इसमें जो यूजर का डेटा का प्रोटेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, ये चिंता तो सरकार के किसी भी कार्यशैली में या किसी भी जो है अप्रोच में नजर नहीं आई। जी मैम, वो चिंता नहीं है क्योंकि वो एक्ट इज ऑलरेडी ऑन प्लेस एंड वी आर नॉट यूजिंग दैट एज अ गवर्नमेंट, एज अ इंडियन गवर्नमेंट। मैं उसका ध्यान नहीं रख रही हूँ, मैं एज अ गवर्नमेंट देख रही हूँ कि मेरा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से एक
कंपैरिजन हो रहा है, या जो भी मेरी जो रूट्स है वहां पे तक जाया जा रहा है, कैसे जाया जा रहा क्या है। क्या ये सीधा सीधा, मैं सौमित्र सर, मैं आपको रोक रही रूपा जी, सौमित्र सर, क्या ये सीधा सीधा बीजेपी के आईटी सेल को नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी के आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दोनों। आईटी सेल से कोई डिसइंफॉर्मेशन निकलता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसको स्प्रेड अप करती है और उससे लोगों को पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, ये तो ये बात है, अच्छा ये बात है, ठीक है, और फिर वहां पे नमक मिर्च मसाला दे के और भी जगह पे सर्कुलेट होता है। तो बिल्कुल ये आईटी सेल के ऊपर तो एक बहुत बड़ा एक अटैक है। और खास तौर पे कोई भी अगर चैटबॉट या एआई बेस्ड कोई अगर टूल सच बोल रहा है, या एआई बेस्ड कोई टूल जो है वो मिथ्स जो लोगों में फैलाया गया है वो उसको अगर वो सॉल्व कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा एक तरह से जो एक पूरा डिसइंफॉर्मेशन वाला जो पूरा कैंपेन है उस पे तो बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, क्योंकि सत्य पराजित नहीं होता है, ये भी कहा जाता है। तो फिर सरकार को किस बात की चिंता सता रही है? एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी और इस पर जो चर्चा आगे बढ़ेगी स्ट्रेट टॉक के जरिए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और दर्शकों को लेकर चलना चाहेंगे रूपा जी के पास। रूपा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं डिजिटल अरेस्ट जैसी बातें कर चुके हैं, उस पर चिंताएं जता चुके हैं, तो वो बखूबी वाकिफ है कि साइबर से जुड़े तमाम जो गतिविधियां हैं वो हर एक नागरिक को, बल्कि भारत में तो जितनी बड़ी तादाद में यूजर्स हैं, ये सीधे सीधे भारत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। ग्रोक को लेकर इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इस तरह की कोई चिंताएं हैं जिससे ऐसा अपराध हो जाए या फिर ऐसे यूजर्स को शिकार बनाया जाए जिसे काबू करना या फिर जिससे निपटना हमारे मौजूदा जो एजेंसीज हैं या फिर इससे जुड़े तमाम जो विभाग हैं उनको दिक्कत हो जाए, परेशानियों का सामना करना पड़े? क्या ग्रोक ये भी कर सकता है? क्योंकि इससे पहले डीप सीक, चीन के डीप सीक को लेकर भी काफ़ी आपने खुद कहा कि सॉवरेनिटी को भी, भारत की जो सॉवरेनिटी को भी इससे अलर्ट रहना चाहिए या फिर इससे नुकसान पहुंच सकता है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन नहीं होता है कुछ भी ऐसी एक्टिविटी से, तब तक अगर हम एज अ सरकार उसको चलने देते हैं, सो दैट वी आर एम्पावरिंग आवर सिटीजंस, वी आर बिकम as a empowering nation in the global level। बट अगर हमारे खुद के ही आईटी एक्ट जो है वीक है, हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी चैटबॉट हैं उनको मैं लॉ इन्फोर्समेंट में कुछ ऐसे अगर मैं लॉ लेकर आऊं, आई डोंट हैव एनीथिंग मैम। मेरे पास जो आईटी एक्ट 2008 का बना हुआ है, अमेंडमेंट आई थी 2009 में उसमें, जिसमें 66A को डाला गया था, 2015 में उसको स्ट्राइक कर दिया गया था। और उसके अलावा मेरे पास अभी कुछ लाइक समथिंग, आई हैव सम अमेंडमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड रिगार्डिंग वुमेन अबाउट देयर राइट्स ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। उसके अलावा आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट इवन हैव एनीथिंग फॉर प्लेगरिज्म। एआई एकदम यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, इंडिया में इतना यूज हो रहा है, पीपल आर कमिंग अप विद देयर बुक्स, देयर ओन बुक्स व्हिच इज actually based on this chat GPT or the other artificial intelligence, but I don't have anything other than the infringement of the copyright। और infringement of copyright की जब मेरे को बेसिक लेवल पे नॉलेज ही नहीं है मेरे सिटीजन्स को, तो मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूंगी? जी जी बिल्कुल, ये चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो सकती है कि वो भारत को जो है डिजिटल वर्ल्ड में सबसे आगे बनाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त सरकार जो है ग्रोक के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर खड़ी हो गई है। सौमित्र सर, भारत को आधुनिक और विकसित बनाने की दिशा में और डिजिटल वर्ल्ड का जो है अग्रणी लीडर बनाने की दिशा में ये जो लड़ाई है ग्रोक के साथ, ये कितनी भारी पड़ सकती है? देखिए, ये जो लड़ाई है इससे हम इनोवेशन को और साथ में क्रिएटिविटी को हैम्पर कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके की क्रिएटिव कोई अगर अच्छा लिखता है, कोई अगर बहुत अच्छा शार्प कार्टून किसी ने बनाया है, उसको अगर हम बोले कि नहीं 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 इसको हटा दीजिए, ये हमको पसंद नहीं आ रहा, तो सिर्फ लाइकिंग्स के आधार पे आप अगर फैसला लेते हैं तो आप तो इस पूरे इनोवेटिव जो माइंड है उसको आप तो हैम्पर कर रहे हैं।
तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर मेरी कोई अगर वीकनेस है और कोई अगर मुझे टोकता है कि नहीं ये आपकी वीकनेस है और ये मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे उसमें इम्प्रूव करना चाहिए, न कि मैं उसको मैं अपने सामने से हटा दूं। तो मेरा ये कहना है कि टॉलरेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट उस चीज को नहीं समझ पा रही है, वो इंटॉलरेंट हो जाती है, जबकि हम जो बात कर रहे हैं हमारा डेटा उन्हीं के एक्ट पे फोकस करता है कि अगर आपने कोई झूठ बोला, हमने उसका काउंटर करके एक ट्वीट किया या एक पोस्ट किया। अगर आपने कोई वायलेंट स्पीच दी है तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स के मुताबिक ही हम उसको अपोज करेंगे कि नहीं, ये आपको नहीं कहना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट उस तरीके से अपने आप को नहीं बदलती है और साथ में मान लीजिए जैसे एक हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने जो बेंगलोर में जो वो बाबा है उनके खिलाफ एक पूरी स्टोरी सीरीज की थी कि किस तरीके से वो दीक्षा देते हैं। ईशा फाउंडेशन की बात कर रहे हैं आप? यस ईशा फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो क्योंकि जर्नलिस्ट हैं तो उन्होंने एक पूरी एक ये फिल्म बनाई है उसकी एविडेंसेस के साथ में, और कोर्ट में भी गए हैं। अब उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं, इनका ट्वीट हटा दीजिए, इनका यूट्यूब का पूरा जो उन्होंने वीडियो बनाया था वो हटा दीजिए। हट गया और उसके बाद में उनके ऊपर अब केस चल गया। इसी तरीके से एक altnews.com है, एक ऑल्ट न्यूज करके एक हैंडल है ट्विटर का, वो हमेशा से मतलब काफी समय से, कोविड से पहले ये शुरू हुआ, और वो लगातार ये जो फेक न्यूज और इस तरीके के जो रिपोर्ट्स हैं उसको वो चेक करता है और चेक करके वो बता देता है कि नहीं साहब, इसको उनके ऊपर में 6 जो मुकदमे चल रहे हैं मतलब उसमें दर्ज है। हाँ जी। तो अगर आप ऐसे लोगों को अगर आप डिमोरलाइज करेंगे और तो आप सोचिए कि फिर तो आप सुबह जो है जय भगवान कर लीजिए, जय राम, आप जय श्री राम कर लीजिए, शाम को जो है जय माता दी करिए और सो जाइए। जी, और ये शुरू भी हो गया, एक्स पर ये शुरू भी हो चुका है कि मस्क को जो है हिंदू विरोधी शख्सियत के रूप में जो है कोट किया जाने लगा है। ये शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो एजेंडा की पॉलिटिक्स हो ही चुका है। लेकिन जो इसके पहले जो हुआ था कि भाई एक न्यूज पोर्टल ने चला भी दिया था कि मस्क कुंभ नहाने आए हैं यहाँ पे, और उसके साथ में पुतिन भी आए हैं नहाने के लिए। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे तो मस्क ने जो है उनसे मुलाकात की थी, और इसके बाद लग रहा था कि जो मस्क है वो भारत में बड़े जोर शोर से जो है अपने प्रोजेक्ट्स लाएंगे, और उन्होंने लाया भी है। लेकिन ये सीधा सीधा जो है वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं अपने एक्स के ज़रिए और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले का जो एक्स था, ट्विटर जो पहले था, वो इतना ताकतवर नहीं था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, पहले भी ये विवाद जो है भारत सरकार के साथ एक्स का कथित और पहले के ट्विटर का रहा है, लेकिन उस समय जो है ये कंटेंट भी हटा दिया गया था और भारत सरकार की बातें भी मान ली गई थी। लेकिन इस बार शायद जो है उस समय तो जैक डोर्से के साथ में राजीव चंद्रशेखर का झगड़ा हो गया था जी, और बहुत पब्लिकली झगड़ा हुआ, और उसी ट्विटर प्लेटफॉर्म पे हुआ जिसके वो फॉर्मर सीईओ रहे। बिल्कुल। तो वो जो पूरा बवाल था, उसके बाद में थोड़ा सा ट्विटर डिफेंसिव हो गया था, और मस्क के आने के बाद मस्क ने जब उसको ओन किया उस कंपनी को, उसके बाद में थोड़ा, क्योंकि उसको भारत के यूजर्स का जो मार्केट है वो लूज करने का खतरा था। अब शायद मस्क के सामने ये खतरा नहीं है, और अब जो है परिस्थितियां जो है डिफरेंट है, अलग है। तो देखना होगा, बहुत दिलचस्प होगा ये पूरा जो है विषय कि आगे किस तरह से बढ़ता है, भारत सरकार किस तरह से पक्ष रखती है और मस्क की कंपनी कैसे पक्ष रखते हैं। सौमित्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त दिया और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पूरे के पूरे विषय पर जो भी शंकाएं हैं, जो भी सवाल हैं, अगर हमारी बहस के जरिए उन पर कोई समाधान या फिर स्पष्टता नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार हमें लिखकर भेजिए। लिखिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने विचार, सुझाव या फिर ओपिनियन भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।